ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ स्टोरी और अपने डेटिंग एरा के बारे में बता रही होती है। वह यहाँ पर अपने एक बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र करती है जिससे ब्रेकअप किए उसे काफ़ी समय हो गया है और उसका बॉयफ्रेंड भी अब इस कंट्री में नहीं रह रहा है। वह यहाँ पर बता रही होती है कि जिस दिन उसने उस लड़के से ब्रेकअप किया था उसी दिन वह लड़का यह कंट्री छोड़कर कहीं दूर चला गया था। पर वह जो फेज़ उसकी लाइफ का था वह बहुत ही बड़ा फेज़ था और वह उस चीज़ को कभी भी नहीं भुला पाई है और हर दिन अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है। जो भी मोमेंट्स उसने उसके साथ स्पेंड किए होते हैं और हर एक चीज़ को वह अपनी डायरी में लिखती है और अभी वह उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर वह अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि वह काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, पैशनेट था, स्मार्ट था, हैंडसम था। लोग उससे बात करने के लिए तरसते थे और वह सिटी के यंग रिच लोगों में से एक था। उसका माइंडसेट भी दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग था। उसके लिए उसका काम सबसे पहली प्रायोरिटी रहती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बताना शुरू करती है कि उससे बातचीत होना उसकी कैसे शुरू हुई और कहाँ उसकी पहली मुलाकात हुई। तो अब इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की ने पूरे रूम में अपने और अपने बॉयफ्रेंड को डेट करने के जितने भी अच्छे मोमेंट्स और इंसिडेंट होते हैं उनके स्टिक नोट्स लगा दिए होते हैं ताकि कभी भी उसे टाइम मिले तो वह इन्हें फ्री में आकर पढ़ सके और आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ पर इस लड़की का नाम जो होता है और ये बताना शुरू करती है कि बहुत टाइम पहले ये एक रेस्टोरेंट में एक वेटर की जॉब किया करती थी जहाँ पर उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था और इसके दिन बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे थे। इसकी जेब में एक भी दम नहीं था, रहने को घर नहीं था। यह जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी और उसी दिन उसे उस रेस्टोरेंट में कुछ खाने का सामान मिला जिसे यह चुरा कर खाने लगी। लेकिन तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि सिटी के टॉप रिच क्लास लोग इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, सभी वेटर्स को लाइन में आना है। और वहाँ पर देखती है कि आखिर कौन सा इंसान यहाँ पर आया और तभी उसकी नज़र यहाँ पर वेन्नीन पर पड़ती है जिसे सभी गेस्ट देखने लगते हैं और सभी उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। उसके साथ में दो लड़कियां भी होती हैं जो उसे उस समय पर डेट किया करती थीं, जिनको बस वह ज़माने को दिखाने के लिए लाता था कि उसे लड़कियों में भी इंटरेस्ट है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वेन्नीन थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट से चला जाता है पर जो के दिमाग में कुछ हिट कर जाता है और वह ये चीज़ होती है कि वह वेन्नीन को जैसे तैसे करके अपने प्यार के जाल में फंसाएगी ताकि वह अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। और अगर उसने 3 महीने भी वेन्नीन को डेट कर लिया तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी और उसका लाइफ स्टाइल भी बदल जाएगा। और इसलिए उसने खुद को हर दिन वेन्नीन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार किया, खुद को उतना स्ट्रांग बनाया कि वह उसके जैसे रिच क्लास लोगों के बीच में उठ बैठ सके, उसके जैसे बात कर सके, उसके रिगार्डिंग में सोच सके और उसके खाने के फ्लेवर को भी अपने फूड आइटम्स में ऐड किया ताकि वह उसके जितनी स्मार्ट बन सके। और अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वह इतनी स्मार्ट हो चुकी होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बहुत गुस्से में वेन्निन की कंपनी में जा रही होती है और यहाँ पर वेन्निन का असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है कि मैडम बॉस मीटिंग में हैं, अगर उन्हें पता चला कि आप यहाँ पर हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। जो कहती है यह चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और आज मैं बिना उससे मिले नहीं रहूँगी। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जो ऐसा क्यों कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आंटी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और बुरी तरीके से बीमार होती है और जैसे तैसे करके उन्हें बचाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी आंटी की रिकवरी के लिए इस कंट्री के बेस्ट सर्जन को उनके ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करना पड़ेगा और यह बात उसे डॉक्टर ने बताई थी। और ऐसा करने के लिए उसे एक बहुत ही भारी रकम पैसों की चाहिए होगी ताकि वह अपनी आंटी को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। और यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स और अपने बाकी के रिश्तेदारों से मदद मांगी होती है पर किसी ने उसे ये सब कुछ दिया नहीं होता है। और यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि जो अमाउंट तुम्हें बता दिया गया है अगर तुम वह ले आई तो तुम्हारी आंटी के होश में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यही सब सोचती हुई जो पूरे गुस्से में अंदर की तरफ जा रही होती है। उसका असिस्टेंट बार बार उसे रोक रहा होता है कि मैडम मेरी बात मानिए, बॉस को पता चलेगा तो वह बहुत ज़्यादा भड़क जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने काम के बीच में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं पसंद है। आप यह सब करके हमारी जॉब खतरे में डाल रही हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अंदर जाकर रहूँगी।
और अब हम देखते हैं कि वह मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल देती है जाकर, जहां पर वेन नीन बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग ले रहा होता है, जो उसकी तरफ देखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सीधा वेन नीन के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने मैडम को रोकने की कोशिश की, पर मैडम ने मेरी बात भी नहीं सुनी और जल्दी से भागती हुई अंदर की तरफ चली आई, और अभी भी वह मेरी बात नहीं सुन रही है। जो उस असिस्टेंट का हाथ पीछे झटकती है और कहती है, वेन नीन, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तुम बस काम करते हो, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन जो होता है वह जो की तरफ देख रहा होता है। जो कहती है, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी और इससे मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी आए। अब यहाँ पर मीटिंग में बैठा हर एक बिजनेसमैन जो की तरफ देख रहा होता है। वेन निन सबसे बोलता है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं, हम बाकी की चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। और जैसे ही सभी मीटिंग में वहाँ से जाते हैं और जो वेन निन की गोद में बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें खाना खाना है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सूप बनाया है, एक बार ट्राई करो, इससे तुम्हारा स्टमक फुल हो जाएगा और तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी। और ऐसा बोलकर वह टिफ़िन खोलकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। वेन नीन अभी तक उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है और वह कुछ भी नहीं कह रहा होता है, और यहाँ पर जो उसे अपने हाथ से सूप खिलाती है। वेन नीन बोलता है, अच्छा है लेकिन अभी नहीं, इसको बाद में मुझे लाकर देना और मेरी असिस्टेंट आ जाएगी, वह मेरी मदद कर देगी इस काम में। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे तमाशा लगाने के लिए आई थी? जो बोलती है, तुम हमेशा गलत क्यों समझते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं दिन रात घर पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जिस पर वेन निन अब उसकी तरफ देखता है और कहता है, आज रात मैं तुम्हारा इंतजार खत्म करवा दूंगा अगर तुम चाहो तो। और ये बोलकर वह जो के क्लोज आने लगता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे गोद में उठा लेता है। अगले सीन में हम जो को और वेन नीन को एक साथ बेडरूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वेन नीन जो के साथ क्लोज मोमेंट बना रहा होता है और मेकआउट कर रहा होता है। इनके बीच में बात फिजिकल रिलेशनशिप तक चली जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वेन निन अपने ऑफिस में वापस आता है। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, बॉस, मैडम आपसे कुछ पैसों की डिमांड कर रही हैं। जिसको सुनकर वेन निन उससे कहता है, ठीक है, उसको बोल देना, जाकर मैं उसके लिए चेक साइन कर दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने असिस्टेंट से बोलता है कि बाहर जाकर चेक करो कि हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर हमसे मिलने आए हैं या नहीं। वह बाहर जाता है, पर ऐसा कोई इंसान उसे वहाँ पर नहीं मिलता है और वह वहाँ से चेकबुक उठाकर लाता है। जो की कंडीशन के अनुसार वह चेकबुक में बहुत अच्छी खासी अमाउंट भर देता है और जाकर अपने असिस्टेंट को पकड़ाता है और कहता है, यह ले जाकर अपनी मैडम को दे देना और उनसे बोलना, अगर यह पैसे उनकी ज़रूरत के अनुसार कम हो तो वह मुझे बता दें, उन्हें और पैसे दे दो। यहाँ पर उसका असिस्टेंट होता है, वह उस अमाउंट को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट, और वह भी बस मैडम के फालतू खर्चों के लिए। और अब हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो को, जो कि कुछ पेंटिंग कर रही होती है और उसने अपनी एक पेंटिंग बना रखी होती है, जिस पेंटिंग को उसने बहुत ही अजीब मैसेज के साथ बनाया होता है। तभी वहाँ पर उनके घर की नौकरानी आती है और कहती है, नीचे कोई आपसे मिलने आया है, क्या आप हमसे मिलना चाहेंगी? जो कहती है, बिल्कुल, मैं एक्साइटेड हूँ, आज अचानक से सुनसान घर में कौन आ गया है मिलने के लिए? जिस पर वह अपनी नौकरानी से कहती है, आप उनका ध्यान रखिए, चलकर मैं पीछे से आती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एक फैमिली डिनर के लिए रेडी होने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वेन निन का कुछ फैमिली डिनर का भी सीन था, जिसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वह फैमिली डिनर किसके साथ होगा। किसी से बस इतना पता है कि वेन निन की माँ की डेथ बहुत टाइम पहले हो चुकी है और अभी वह अपने लिए यहाँ पर कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है, और उसी में वह रेड कलर सेलेक्ट कर देती है, जिसका उसकी लाइफ में कुछ रिवेंज और उसके कुछ पर्सनल बिलीफ से रिलेशन होता है। और अब हम देखते हैं कि वह तैयार हो जाती है उस फैमिली डिनर में जाने के लिए और ख़ुद को पूरी तरह से एक प्यारी सी लड़की में ड्रेसअप कर लेती है और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेन निन जो होता है वह 10 साल बाद अपने फादर की फैमिली से मिलने आया होता है, और वह बहुत ज़्यादा नर्वस होता है कि उसके फादर, जिसने उसकी माँ और उसे घर से बाहर निकाल दिया था, वह कैसे रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर का नौकर उसे घर पर आने के लिए बुलाता है।
वेनिन जैसे ही उस दरवाजे को टच करता है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो उसने उस घर में बिताई होती हैं। वह घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी स्टेप मदर उसके स्टेप ब्रदर के साथ बैठी होती है। जैसे ही वह लोग वेनिन को देखते हैं, वे एकदम से उसको बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार के साथ ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसका छोटा भाई अपनी सीट से उठकर उसे अपनी सीट पर बैठाता है और उसकी स्टेप मदर उसे बैठकर खाना खाने का भी ऑफर देती है। अब यहाँ पर वेनिन हम सबको देख रहा होता है क्योंकि उसके मन में पहले ही उसके फादर के लिए कई सारे जख्म होते हैं और उनको लेकर अब वह इस घर में मिलने के लिए आया होता है। और वह चुपचाप जाकर अपने फादर की साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। और उसके फादर यहाँ पर अब वेनिन से बातचीत करना शुरू करते हैं और कहते हैं, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकते हो और इसलिए मैंने अपने घर के बटलर से बोलकर सारा तुम्हारा फेवरेट फूड बनवाया है जो भी तुम्हें पसंद है। और यहाँ पर वे उसके फेवरेट फूड उसकी प्लेट में रखने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये सब वही चीज़ है ना जिन्हें बचपन में तुम बहुत ज़्यादा खाया करते थे। आकर जल्दी से ट्राई करो और बताओ ये कैसी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनिन से बोलता है, डैड आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। जिस पर उसके फादर कहते हैं, जितना टॉर्चर और दुख मैंने तुम्हें दिया है उसके अनुसार तो ये कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत तो एफर्ट्स तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए डाल ही सकता हूँ। मुझे पता है कितने सालों तक मैं बहुत ज़्यादा गलत था और तुम्हारी मॉम के साथ भी। मुझे उन्हें ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। ना तो मुझे तुम्हारी माँ को उतने कम और डिफ़िकल्ट टाइम में घर से निकाल देना चाहिए था और ना ही मुझे तुम्हें सपोर्ट न करना चाहिए था। यह मेरी गलती है। आज तक मैं उस गम को नहीं भुला पाया हूँ कि वह इस दुनिया से सिर्फ मेरी वजह से चली गई और मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तब न समझता था। मुझे समझ नहीं थी और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा बोलकर वह वहाँ रखी ड्रिंक को पीते हैं जिसको कोरियन पनिशमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनिन जो होता है वह अपने फादर की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी स्टेप मदर उससे कहती है, तुम्हारे डैड तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्या तुम उन्हें माफ़ नहीं करना चाहोगे? जिस पर वेनिन को चाहकर भी उनकी तरफ देखना पड़ रहा होता है। उसकी स्टेप मदर कहती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे डैड इतने साल तक तुम्हें बुला नहीं पाए। हर वक्त तुम्हारे लिए बुरा महसूस करते हैं, तुम्हें कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर तुम तो यहाँ कभी भी आते भी नहीं हो। हमने तुम्हें न्यू ईयर पर भी इन्विटेशन दिया पर तुम्हारा आना नहीं हुआ और हमें लगा कि तुम हमसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो कि तुम हमसे कभी भी नहीं मिलना चाहोगे। और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे फादर को यह सब सोच सोच कर एक बहुत ही खतरनाक दिल की बीमारी बन गई है जिसका इलाज कुछ भी नहीं है। वेनिन बोलता है कि उसके ऑफिस में बेस्ट मेडिकल टीम है, अगर उसके फादर चाहें तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ हो सकता है। और यह सुनते ही उसकी स्टेप मदर कहती है, इट्स ओके बेटा, हम अपने हिसाब से तुम्हारे फादर की दिल की बीमारी को देख लेंगे, बस तुम मुझे माफ़ कर दो, शायद यह उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर जो उसका यंगर ब्रदर होता है यानी कि स्टेप ब्रदर वेनिन को भड़काना शुरू करता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और कहने लगता है कि आज तक मैंने अपने डैड के दिल में वह जगह नहीं ले पाई है जो आपने बनाई है। हर दिन प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे घर में क्यों नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आप कभी न कभी हमसे मिलने आओगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को एक बार सोचेंगे और हम सबको माफ़ कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरी है, मैं जानता हूँ, पर हम इसके बारे में बात न करके तुम्हारे बारे में बात करते हैं। आजकल तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो। और यहाँ पर वे लगातार ड्रिंक करना शुरू करते हैं। फिर ये सब बस एक दिखावा होता है ताकि वहाँ वेनिन को अपने जाल में फंसा सके, क्योंकि वेनिन अब उस सिटी में फेमस हो चुका है और रिच हो चुका है। इनका मकसद यही है कि वेनिन को पॉपुलर कर लें। वेनिन यहाँ पर अपने डैड को सिंपैथी देता है और कहता है कि आपको इतना ज़्यादा ड्रिंक और खुद को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे डैड हो, आप जो चाहो वह कर सकते हो। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चे को अपने आप से दूर होने दिया और शायद तुम मुझसे अभी भी नफरत करते होगे। और वह ऐसा बोलकर बार बार ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब लोग वेनिन का ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं और सभी से कह रहे होते हैं कि वह उन्हें माफ़ कर दे और उनके पास में रहे। और वेनिन भी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। वेनिन फिर अपने डैड को रोकता है कि अब आपको ज़्यादा ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यह मेरा घर है और मुझे आप लोगों से कुछ भी नफरत नहीं है, आप जो बोलेंगे मैं वह करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका डैड उसके बचपन की कुछ बातें बताने लगता है जिनको सुनकर वेनिन को अच्छा लगता है कि फाइनली कोई तो है जिसकी बात समझ रहा है।
और यहाँ पर वेन्निन ये सब देख रहा होता है कि उसके डैड, उसकी स्टेप मॉम और उसका ब्रदर कैसे उसके लिए इतने समय से परेशान हो रहे थे। फिर उसके डैड कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, बहुत जल्दी तुम 28 के होने वाले हो। हमें पता चला है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट है एंटी मैरिज, यानी तुम किसी से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक इनविटेशन कार्ड बनवाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन्निन को शादी का नाम सुनते ही उसके दिमाग में और आइडियाज़ आने लगते हैं, उसकी स्माइल आने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग वेन्निन से कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे कभी भी बच्चे नहीं होंगे और तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी किसी इंसान के नाम चली जाएगी। और मैंने डिसाइड किया है कि ओल्ड डेज में जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा ब्रदर और उसके बच्चे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। क्या ये चीज़ गलत है? वेन्निन अब उन सब की बातें समझ रहा होता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम मुझसे इन सब चीज़ों के रिलेटेड अकेले में भी बात कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि बाहर आजकल बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही हैं। अब मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकता और तुम एक बार इस चीज़ के बारे में सोचना। और मैंने सोचा है कि तुम एक बार अपनी बर्थडे पार्टी में अपने छोटे भाई और सब लोगों के बारे में अनाउंसमेंट करना कि बाद में तुम सब कुछ उसे दे दोगे। वेन्निन बोलता है, तो मैं बहुत समय से समझ गया था कि यहाँ पर तुम लोगों ने मुझे किसी लालच की वजह से बुलाया है। और यहाँ पर वह उसे इनविटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं, ये मैंने यूज़ पार्टी का इनविटेशन कार्ड बनवाया है जो कि हम तुम्हारी बर्थडे पर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उम्मीद है ये तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पर वेन्निन भड़कने लगता है और कहने लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और उसके फादर का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह कहते हैं, मुझे पता था कि तुम उतने ही बेकार हो जैसे तुम बचपन में हुआ करते थे। बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हो। तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और आज वह इस दुनिया से चली गई है। तुम बिल्कुल बेसहारा अनाथ इंसान की तरह रह गए हो। क्या तुम अभी भी ऐसे ही सरवाइव करना चाहते हो? क्या तुम अभी भी वैसे ही रहना चाहते हो? अब वेन्निन को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोगों की चाल और लालच के बारे में मुझे बहुत समय पहले ही बदबू आ गई थी कि यहाँ पर क्या खेल तमाशा होने वाला है, और इसीलिए मैं उतनी देर से शांत था। आपको क्या लगा मैंने आपको माफ़ कर दिया है? मैं आपको बता दूं, आपने आज तक अपने फादर होने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है। उल्टा आपने मेरी मॉम और मुझे उस समय पर छोड़ दिया जब आप अपनी लव लाइफ को हैंडल करने में बिजी थे। और आपको पता है मॉम की डेथ कितनी बुरी तरीके से हुई है। आज तक मुझे उसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि दोबारा तुम लोगों का चेहरा मुझे देखने को न मिले। और वेन्निन यहाँ पर गुस्से में चला जाता है। उसके फादर कहते हैं, हाँ कभी यहाँ आना भी मत, ये घर तुम्हारा है भी नहीं। वेन्निन वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। उसके फादर वाइन का गिलास नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, इतना यूजलेस चाइल्ड मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने फैमिली के लिए बस बेसिक का काम नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जो प्रॉपर रेड ड्रेस में आती है और वह आकर वेन्निन से कहती है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम मेरे बिना इन लोगों से मिलने के लिए चले आए। और वह सीधा वेन्निन का हाथ पकड़ लेती है। आप सभी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़की कौन है? जो कहती है, मैं वेन्निन की फियांसे हूँ और हमारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। और वेन्निन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो वह मुझे यहाँ से कहीं दूर पैलेस ले जाकर शिफ्ट करेगा और वहाँ पर एक अच्छा सा घर दिलाएगा। और यहाँ पर वह अपने फादर इन लॉ का घर देखकर कहती है, ये घर कितना घटिया है और छोटा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वेन्निन मुझे कभी इस घर में न रखे। और वैसे भी हमारा घर इतना बड़ा है कि इसके जैसे तो 4 घर उसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर वह वेन्निन से कहती है, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं या इन्हीं गरीब लोगों के बीच में अभी भी बैठना है? तभी उसकी नज़र वहाँ पर टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है। जो कहती है, ये कैसा घटिया खाना है, और वह सारा खाना नीचे गिरा देती है और कहती है, वेन्निन ऐसा अनहाइजीनिक और कंटेमिनेटेड फूड कभी भी नहीं खाएगा। और वह वेन्निन से कहती है, तुम घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कैटेगरी का सूप बनाया है जो लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और वह उन सब को उल्टे जवाब देकर वेन्निन का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ लाने लगती है। वेन्निन को इस मोमेंट पर अपनी गर्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। और यहाँ पर जो और वेन्निन हम गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। वेन्निन चुपचाप से अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है। जो को लग रहा होता है कि आज उसकी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। उसने वेन्निन की फैमिली को बुरी तरीके से चैलेंज कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन्निन उससे बोलता है, जो तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो। और जो बोलती है, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? क्या आज मैंने गलत किया? वेन्निन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। जो कहती है, तो आज रात तुम घर आ रहे हो ना? वेन्निन बोलता है, तुम अकेली चली जाओ।
दरअसल मुझे ऑफिस में कुछ काम है और मुझे कहीं जाना भी है, और तुम आराम से रेस्ट कर लेना, जाकर मेरा इंतज़ार मत करना। जिसको सुनकर अब हम देखते हैं कि वेन निन जो को अपने घर के पास में ड्रॉप करता है और उससे कहता है यहाँ से जल्दी से चली जाओ, और वह उसको सेफली ड्रॉप करने के बाद एक बहुत ही अजीब सी लोकेशन पर आता है जो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होती है। इसी बीच उसके पास किसी का फ़ोन कॉल भी आया होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो फ़ोन कॉल होता है वह उसके असिस्टेंट का होता है, जिससे वह कहता है कि जल्दी से मेरा और जो का ब्रेकअप अग्रीमेंट फाइनलाइज करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें आगे बढ़ रही हैं और मैं इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट बोलता है कि वह ये काम कल खुद कर लेगा। और उसके बाद अब हम अगला सीन देखते हैं कि वेन निन उस वीरान घर में पहुंच चुका होता है और उससे कह रहा होता है कि इस घर के बारे में किसी को मत बताना। और वह उस घर को, जो कि कंट्री साइड होता है, उसको अपने हाथों से खोलता है और उसके अंदर जाना शुरू करता है। उसके बाद वह एक रूम के अंदर जाता है और उस घर की लाइट ऑन करता है और उसको देखकर अपनी और अपनी मदर की बिताई हुई पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। उसे वहाँ दीवार पर कुछ हाइट के निशान मिलते हैं जो वेन नीन ने अपनी मॉम के साथ बनाए होते हैं, ताकि जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए और अपनी मॉम की मदद कर सके, जो वह पूरा दिन इतनी मेहनत करती हैं, और उसकी मॉम भी यह चीज़ें देखकर खुश होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वह इस टेबल को टच करता है और उसे अपने बर्थडे वाले दिन का इंसिडेंट याद आता है, जहां पर उसकी मम्मी बहुत ही एक्सपेंसिव केक लेकर आई होती है। वेन निन बोलता है, मामी केक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, आप इसे क्यों लेकर आई हैं? अगली बार से मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम टेंशन मत लो बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वह दूंगी। और यहाँ पर वह अपने बेटे से कैंडल ब्लो करने के लिए कहती है और उससे कहती है, उससे पहले तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। वेन नीन यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी विश मांगना शुरू करता है। वह चाहता है कि उसका डैड उसकी फैमिली में वापस आ जाए, वह अपनी मॉम के साथ हैप्पीली रहे और वह एक फैमिली बन जाए। यहाँ उसकी मॉम अपने बेटे की विश सुनकर पूरी तरीके से टूट जाती है, और यहाँ पर आज रात उनकी प्लानिंग होती है कहीं दूर जाने की, और वजह से कैंडल ब्लो करता है उसे दिखाई देता है कि उसकी मॉम उसके पास नहीं है और वह अपना बैग लेकर बाहर एक गाड़ी के सामने जा चुकी है। वह भागता हुआ अपनी मॉम के पास जाता है, वह अंदर बैठ जाता है और बहुत रोता रहता है और कहता है कि जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं यह केक नहीं काटूंगा और न ही कभी अपना बर्थडे मनाऊंगा और न ही मैं दोबारा केक खाऊंगा। मॉम प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। लेकिन वह उसकी मदद किए बिना उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन उस टेबल पर लेटकर वही सारे इंसिडेंट सोचने लगता है। उसे अपनी डाइट की बातें भी याद आती हैं। वह इमोशनल होने लगता है और तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि बॉस, आपके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन बोलता है कि वह तुरंत हॉस्पिटल में आ जाएगा, लेकिन तब तक उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप टीवी ऑन करके देखिए। इधर वह देखता है कि उसके फादर ने मीडिया में आकर स्टेटमेंट दे दिया होता है कि उनका बस एक ही बेटा है जिसको वह अपनी कंपनी का मालिक बनाएंगे, और वह यहाँ पर अपने छोटे बेटे का नाम लेते हैं। वेन नीन इन सब चीज़ों से बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि उसके डैड इतनी घटिया हरकत करेंगे। अगले सीन में जो को देखते हैं जिसने वेन नीन के लिए एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनाई होती है और उसके पीछे उसने हर एक प्लानिंग को चिपका रखा होता है। तब तक वहाँ पर उसकी नौकरानी आती है और वह बताती है कि आज वेन नीन का बर्थडे है, आपने कुछ प्लानिंग नहीं की। जिस पर वह बोलती है कि मैंने कुछ सोच रखा है, मैं उसे नॉर्मल दिन की तरह ट्रीट करूंगी, क्योंकि वेन नीन को बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि पहले वेन नीन की कोई एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसने उसके बर्थडे पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। बॉस उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने उससे तुरंत ब्रेकअप कर लिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वेन नीन के बर्थडे का केक लेकर इंतज़ार कर रही होती है। इधर वेन नीन जो थका हुआ घर के अंदर जाता है और जैसे ही वह गेट खोलता है तभी वहाँ पर जो अभी भी उसका केक रखकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। वेन नीन को केक को देखकर अपनी मॉम की याद आ जाती है और उन मोमेंट्स की भी जो उसने अपनी मदर के साथ बिताए होते हैं, और वह इमोशनल होने लगता है। लेकिन तभी पीछे से जो आती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम इसको काटना नहीं चाहोगे या इसके लिए कुछ विश नहीं मांगना चाहोगे? और वह वेन नीन की आंखें बंद करती है और कहती है, जल्दी से विश मांगो, मैं भी तुम्हारे साथ विश मांगूंगी।
जिस पर वेन निन और जो एक दूसरे के साथ विश मांगते हैं। वेन निन जो की विश जानना चाहता था और उससे कहता है, तुम्हारी विश क्या है? जो बोलती है, मेरी विश ये है कि मैं तुमसे जल्दी से शादी कर लूं। दूर किसी शांत शहर में हम एक घर लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हों, तुम्हें दिन रात काम करने की ज़रूरत न पड़े, तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊं और एक हैप्पी फैमिली बनकर हम यहाँ रह सकें। जिसको सुनकर वेन निन उससे कहता है, तो हम चलकर अभी शादी कर लेते हैं। जो हैरान होती है और कहती है, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इन सब चीज़ों से वेन निन बोलता है, बिल्कुल नहीं। जो कहती है, पर अभी नहीं। वेन निन कहता है, तो तुमने तो अभी विश मांगी थी ना? जो कहती है, पर प्लानिंग ये नहीं थी, प्लानिंग तो ये थी कि तुम मुझे पैसे दोगे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। वेन निन बोलता है, तो मैं कितने पैसे दूं? जो कहती है कि मुझे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, क्या तुम अमाउंट देने के लिए तैयार हो? वेन निन बोलता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। और इसी बीच वह जो को एक रिंग पहनाता है और कहता है, यह रिंग मैंने आज तक जितनी भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर गर्लफ्रेंड रही हैं किसी को नहीं दी, पर तुम उनमें सबसे स्पेशल हो, उम्मीद है कि यह तुम्हें पसंद आएगी। जो कहती है, पर रिंग का मुझे क्या करना, मुझे पैसे चाहिए, अगर उम्मीद हो सके तो पैसे दे दो। वेन निन बोलता है, अपना फ़ोन दो, और वह जो को एक अच्छी खासी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है। और वेन निन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होती है, अभी भी उसके चेहरे पर उतनी ही बड़ी स्माइल होती है जितनी पहले थी। जो कहती है, यह मत सोचना कि यह पैसे मैंने तुमसे फ्री में लिए, जब मैं एक बड़ी पेंटर बन जाऊंगी तो मैं ये सारे पैसे वापस कर दूंगी। जिसको सुनकर वेन निन उसे अपने पास खींचता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए, तुम अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करो। तभी वेन निन के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वह बोलता है कि बॉस, मैं ब्रेकअप लेटर आपकी मैडम को देने के लिए आ रहा हूँ, क्या अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? वेन निन साफ साफ मना कर देता है और वह जो से कहता है, अब तो मुझे बताओ शादी का इंतज़ाम कब किया जाए? 2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, 2 दिन से मैं घर नहीं आ पाऊँगा, क्या तुम इस चीज़ में खुश हो? जो बोलती है, बिल्कुल, और वेन निन यहाँ पर उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। जो को हैरानी होती है कि वेन निन इतना ज़्यादा केयरलेस और ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकता है। अगला सीन में दिखाया जाता है कि वेन निन अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट हैरान होता है कि वेन निन ने अचानक से उसके पास जाने वाला वह ब्रेकअप लेटर क्यों कैंसिल करवा दिया। और वह बोलता है कि बॉस, आपने बोला था, क्या पहले भी किसी लड़की को डेट कर चुके हैं और आपने उसको इतना टाइम तक अपने घर में नहीं रुकने दिया है, और आप यह क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन निन मैरिज अलायंस के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट शॉक होता है कि उसके बॉस को मैरिज अलायंस में कैसे इंटरेस्ट आ गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बार बार वेन निन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रहा होता है, जो कुछ भी उसके लाइफ के मोटे होते हैं, और कह रहा होता है कि बॉस, आपने बोला था कि ये सब करना है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? वेन निन यहाँ पर चुपचाप से बस वेन निन को इम्प्रेस करने की ट्रिक सीख रहा होता है। उसका असिस्टेंट शॉक होता है कि वेन निन को अचानक से क्या हो गया है और वह एक मामूली सी लड़की के पीछे इतने ज़्यादा पागल होकर क्यों बैठे हैं, और उसे यकीन नहीं होता है कि वेन निन यहाँ पर इस मैरिज अलायंस के बारे में पढ़ रहा है, जबकि पूरी दुनिया को ये पता है कि उसको मैरिज, फैमिली, गर्ल्स और ऐसी किसी भी चीज़ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अचानक से वेन निन ऐसी हरकतें कर रहा है, वह तो खुद बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि उसके बॉस को अचानक से क्या हुआ, और वह बार बार वेन निन से क्वेश्चन कर रहा होता है कि आप मुझे बता सकते हैं, आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि आज मॉर्निंग में आपके स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, क्या आप किसी भी चीज़ पर क्वेश्चन करना चाहते हैं? वेन निन यहाँ पर चुपचाप से बस वेन निन को इम्प्रेस करने के लिए मैजिक ट्रिक्स और बाकी सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है। फिर वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि यह पार्सल और यह बुक वेन निन के पास पहुंचा देना। उसका असिस्टेंट कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? वेन निन बोलता है, जितना बोला है उतना करो। तभी अचानक वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और कहता है, मिस्टर वेन निन, कैसे हैं आप और यह क्या कर रहे हैं? और वह आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पता चला कि आप वेन निन से शादी करने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं? उससे भी बढ़िया लड़कियां आपके पास हैं, बहुत ही रिच फैमिली से हैं, और तुम उसको छोड़कर उस घटिया लड़की से शादी कर रहे हो जिसको तुमने 4 महीने से अपने पास रख रखा है। यह सब क्या तरीका है? और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यह सब नहीं करना है। अगर मैं यह सब झुक किसके साथ रह रहा कर तुम्हें लड़कियों से ऑब्सेशन हो रखा है, तो यह चीज़ भी गलत नहीं होगी।
तो मैं जानता हूँ कि कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे चला गया है और तुम सब उसकी वजह से कर रहे हो। वेन नीन बोलता है, बकवास बंद करो मेरे दोस्त और अपने शब्द संभाल के इस्तेमाल करो। वेन नीन बहुत जल्दी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है, और रही बात पैसों की, वह तो कभी भी कमा लिए जाएंगे, लेकिन फैमिली बनाने का टाइम अभी है, तो अभी मुझे मेरी फैमिली को बनाने पर फोकस करने दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त उससे नाराज हो जाता है और वह कहता है, अगर वेन नीन यहाँ से भाग गई तो तुम क्या करोगे? वेन नीन बोलता है, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगले सीन में हम वेन नीन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है और वह अपनी आंटी से मिलने आई होती है और डॉक्टर से पूछती है कि आपने अभी तक मेरी आंटी का ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं किया। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि जो अमाउंट तुम्हें बताया था, क्या तुमने उसका इंतज़ार नहीं किया है? वेन नीन बोलती है, मैंने इंतज़ाम कर दिया है, पर अभी तक मेरी आंटी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू हुआ? वह पैसे भी मैंने अंदर जमा कर दिए हैं। जिस पर डॉक्टर बोलता है, तुम्हें लगता है कि आंटी के ट्रीटमेंट में इतने कम पैसे लगेंगे? मैंने तुम्हें इसका पूरा चार्ट बनाकर भेजा था, तुमने उसे देखा क्यों नहीं? और जिस एक्सपर्ट से तुम उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहती हो, वह सिर्फ इस सिटी में 2 दिन के लिए ही रुका है। अगर तुमने अभी तक अपनी आंटी की सर्जरी नहीं करवाई तो बहुत बुरा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर उस एक्सपर्ट के बारे में सबको पता चल गया कि वह यहीं पर है, तो कई लोग उसे अपनी फैमिली मेंबर्स पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ जाएंगे और तुम्हारी आंटी के लिए उसे टाइम ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना। वेन नीन कह देती है, तो ठीक है, कितने पैसे चाहिए? जिस पर वह बहुत ज़्यादा पैसे बताता है। वेन नीन अब हैरान होती है, लेकिन तभी पीछे से उसका दोस्त आ जाता है जो बचपन से उसके साथ होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ पर आ जाएगा और तभी उसका दोस्त आकर कहता है, वेन नीन, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा ब्लैक कार्ड ले लो और इसे यूज़ करके बाकी का अमाउंट भी जमा कर दो। इसमें इनफ मनी है और अगर कम पड़े तो तुम और ले सकती हो। वेन नीन पहले से लेने से मना कर देती है और कहती है, तुमने बहुत टाइम से मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तुमने स्कूल फीस भी मेरी पूरी पे की है, अब मैं तुमसे और पैसे नहीं ले सकती हूँ, आंटी की मदद मुझे करने दो, और वैसे भी तुमने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, अब मैं इतने ज़्यादा पैसे तो कैसे वापस करूँगी? जिस पर उसका दोस्त कहता है, तुम भूल गई जब तुम और आंटी एक साथ रहा करते थे, तो उस मोमेंट पर मेरे पास कोई नहीं था, तब तुम भी मुझे अपने खाने में से कुछ खाना दिया करती थी, मैं उस चीज़ का एहसान अभी तक मारना नहीं भूल पाया हूँ। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो बच्चा होता है वह बचपन में वेन नीन की फैमिली में अगर ज़्यादा वेन नीन उसके साथ अपना फूड शेयर किया करती थी और इन्जॉय किया करती थी और वह यह सारी चीज़ें याद कर रही होती है, और अभी भी उसका दोस्त से वह पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी वह वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर से कहता है, वेन नीन, थोड़ी जल्दी करो, बेहतर यही होगा कि तुम जितना ज़्यादा जल्दी करोगी उतना जल्दी तुम्हारी आंटी का ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। क्या तुम उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहती हो? वेन नीन कहती है, ठीक है डॉक्टर, मैं इन सब चीज़ों का इंतज़ार करती हूँ, बस आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से यह भी समझाते हैं कि जिस एक्सपर्ट से उसकी आंटी का ट्रीटमेंट होना है वह दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, और अगर वह चाहती है तो वही है, सब काम जल्दी करें। और अपनी आंटी की तरफ देखती है, वह इमोशनल हो जाती है और वहीं कार्ड लेकर बैठ जाती है, तो उसे समझ नहीं आता वह, लेकिन तभी उसके पास वेन नीन का नंबर दिखता है अपने फ़ोन में, जिसको लेकर वह कॉल मिलाने लगती है। वेन नीन उससे पूछता है क्या हुआ। वेन नीन उससे झूठ बोल देती है कि वह बस उसे मिस कर रही थी, लेकिन वह उसे यह नहीं बता पाती है कि उसे और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसे लगता है कि वेन नीन को लगेगा कि उसने उससे जो भी मीठी मीठी बातें की होती हैं वह सब कुछ बस एक दिखावा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बैठी होती है और उसकी नज़र वेन नीन की दी हुई रिंग पर पड़ती है, जिसको देखकर वह और ज़्यादा सोचने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है वेन नीन के भाई की, जो उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सिस्टर इन लॉ को मेरी मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। वेन नीन बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन को टारगेट करने लगता है और कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ के चेहरे से ये दिख रहा है कि वह मेरे बड़े भाई से इतनी ज़्यादा डरती है कि वह अपने मन के अनुसार बिल्कुल भी कहीं नहीं चल सकती। उन पर प्रेशर है कि उन्हें वही करना पड़ेगा जो मेरे बड़े भाई ने बोला है। वेन नीन जाकर कहती है, क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो? जिस पर वह बोलता है,
मुझे पता है कि तुम यहाँ अपनी आंटी के ट्रीटमेंट के लिए हो और मैं ये भी जानता हूँ। वेन निन हैरान होती है कि उसे ये सब कैसे पता, और यहाँ पर वह बोलता है, वैसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्रदर आपको ये अमाउंट पे कर देगा, पर आप उससे ये पैसे मांग क्यों नहीं रही हैं? वैसे मैं बता दूं, आपकी आंटी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। जितना मैंने उनके बारे में सुना, बचपन में न फैमिली थी न कोई बड़ा भाई था, सारा कुछ सपोर्ट आपकी आंटी ने किया। अब आप उन्हें मरते हुए तो नहीं छोड़ सकती। और वह ऐसा बोलकर वेन निन को ब्रेन वॉश करना शुरू करता है और कहता है, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं आपसे ज़बरदस्ती पैसे दूं, आप मुझसे कुछ पैसे उधार मांग लीजिए। इसलिए हम ना एक डील करते हैं, मैं आपके हाथ से यह घटिया सी रिंग ले लेता हूँ। वैसे ये रिंग घटिया नहीं है, आप ये मुझे दे सकती हैं। मैं ये अपने ब्रदर को वापस कर दूंगा जाकर, और वैसे भी मैं और मेरा भाई एक ही फैमिली में हैं, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। अगर आपको ये रिंग मुझसे वापस चाहिए तो आप डायरेक्टली ले सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल आंटी का ट्रीटमेंट ज़रूरी है और मैं सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन निन उसकी बातों में आने लगती है। वह जो भी बोल रहा होता है वह कहती है, अच्छा ठीक है, पर तुम्हें मुझे अपना फ़ोन नंबर देना होगा, और उसका सेल नंबर ले लेती है और कहती है, बाकी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देना होगा क्योंकि बाद में मुझे ये रिंग वापस चाहिए। जिस पर वेन निन अब उसे आदमी को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे देती है और कहती है, ये रिंग तुम लोगों में, मैं तुमसे इस रिंग को वापस लेने ज़रूर आऊँगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये रिंग वेन निन को बहुत प्यारी है, तो तुम प्लीज़ इसे संभाल कर रखना, इधर उधर मत दे देना, न इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, न इसमें कोई चेंज करना। जिस पर वेन निन का छोटा भाई यानी स्टेप ब्रदर कहने लगता है, बिल्कुल मेरी सिस्टर इन लॉ, और उसे कहता है, जल्दी से जाकर अपनी आंटी का ट्रीटमेंट करवाओ। और वेन निन जाते जाते उसे कहने लगती है, अपनी रिंग को सेफ हाथों में रखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन निन का स्टेप ब्रदर कहता है कि अब उसे रियलाइज़ हो गया है कि वेन निन बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, वह उनसे अलग है, और इसलिए वह बार बार रिंग के बारे में जिक्र कर रही है। खैर, जो कुछ भी हो, मैं उसे यह रिंग वापस नहीं दूंगा और उसे और वेन नाइन को दूर करने के लिए इस रिंग को इस्तेमाल करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेन निन बहुत सारे फूल बलून्स लेकर घर जा रहा होता है और अपने घर में एक छोटी सी डेकोरेशन करवा रहा होता है ताकि वह वेन निन को आज प्रपोज कर पाए, और उससे कहता है, सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से लगाए, वेन निन को अच्छा लगे, और जब ये सब देखे तो वह खुश हो जाए। घर के नौकर भी खुश हो रहे होते हैं कि वेन निन बहुत टाइम बाद ऐसा कोई सेलिब्रेशन घर में करवा रहा है। और यहाँ पर वेन निन उनसे पूछता है, वैसे वेन निन कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही है? जिस पर उसकी नौकरानी बताती है कि उसने सुबह से वेन निन को नहीं देखा है, पता नहीं वह कहाँ चली गई है। अब यहाँ पर वेन निन को लगता है कि वह कहीं बाहर गई होगी और वह वेन निन के रूम में जाता है। तभी उसे वहाँ एक पेंटिंग दिखती है और वह घर की नौकरानी से कहता है, ये पेंटिंग किसकी है? जिस पर वह बताती है कि वेन निन ने बनाया है और उसने बोला है कि कोई भी इस पेंटिंग को टच नहीं करेगा, उन्हें पसंद नहीं है कोई भी इस पेंटिंग को टच करता है। पता नहीं मैडम इस पेंटिंग का क्या करती होंगी। तभी वेन निन उस पेंटिंग को हटाता है और उसके पीछे लिखी हुई वेन निन की एक एक प्लानिंग उसके सामने आ जाती है, जिससे उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वह समझ जाता है कि यह सब कुछ वेन निन की प्लानिंग का पार्ट है। और वह बोलता है, घर पर लगे सारे फूल, सारी डेकोरेशन हटाकर दूर फेंक दो, वेन निन को मज़ा चखाऊंगा। और उसे बहुत शौक था मेरी गर्लफ्रेंड बनने का। ये सब उसके लिए टास्क था, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का। अब मैं बताता हूँ कैसे पूरा करते हैं और उसे ब्रेकअप दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है जहाँ पर वेन निन ने उसके साथ खेला होता है और अपनी प्लानिंग के अनुसार काम किया होता है, और उसका गुस्सा आसमान पर होता है। इधर हम देखते हैं कि वेन निन को कॉल लगाता है, पर उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसीलिए वह भागकर उसके रूम में जाता है, जहां पर उसे वेन निन का एक भी कपड़ा नहीं मिलता, सिर्फ वह टाई मिलती है जिससे वेन का एक बहुत ही क्लोज मोमेंट जुड़ा होता है। और उसे बहुत गुस्सा आता है ये सब कुछ देखकर कि एक मामूली सी लड़की अपनी मासूमियत के साथ उसे धोखा दे गई है। इधर हॉस्पिटल में बैठकर अपनी आंटी के ऑपरेशन का इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर में उसकी आंटी ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आती हैं और वह देख रही होती है कि अब वह बहुत जल्दी होश में आ जाएंगी। और वह मोमेंट याद करती है जब उसके फादर ने सब कुछ जुए में लगाकर हार लिया था, और उस मोमेंट पर उसकी आंटी ने उसके फादर और उसे आकर प्रोटेक्ट किया था। वह इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंटी बस जल्दी से ठीक हो जाए। इतने सालों में उसने उन्हें बहुत मिस किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर कहती है कि पेशेंट को अभी नर्सिंग रूम में रखना पड़ेगा, 2 दिन तक उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है।
और यहाँ पर डॉक्टर बताती है कि इसकी आंटी की सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है, परसों तक उन्हें होश आ जाएगा, वह उनसे बात कर सकती है। तभी पीछे से हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड आ जाता है और उससे कहता है सब कुछ ठीक है ना, और तुम्हारी आंटी को होश आ जाएगा। तभी डॉक्टर यहाँ पर उसे बताते हैं कि सबसे ज़्यादा थैंक यू तुम्हें अपने दोस्त का करना चाहिए। अगर सही मोमेंट पर आकर यह पैसे न देता तो एक्सपर्ट को रोकना मुश्किल था। और यहाँ पर अपने हाथ में वेन नीन के स्टेप ब्रदर का दिया हुआ कार्ड देखती है, जिससे वह अभी तक एक भी पैसा नहीं दे पाई होती है। और यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वह बोलता है तुम पैसे लाने में लेट हो चुकी थी। वेन नीन हैरान होती है और उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है। और डॉक्टर भी उनसे कहते हैं तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, तुम दोनों को एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और डॉक्टर को उसका दोस्त बताता है कि वह वेन नीन को बहुत टाइम से जानता है और उन दोनों को उसने साथ में बड़ा होते हुए देखा है। और यहाँ पर डॉक्टर भी कहने लगते हैं तो तुम्हारी कोई शादी की प्लानिंग है? वेन नीन मना कर देती है और यहाँ पर डॉक्टर से बताते हैं कि जो उसका दोस्त है उसकी आंटी का ध्यान रखने के लिए भी आया करता था, जब वेन नीन काफ़ी टाइम तक उनसे मिलने नहीं आ पाती थी। अब ये सारी बातें सुनकर वेन नीन बहुत इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह वेन नीन से पूछता है तो अब तुम्हारी क्या प्लानिंग है, क्या तुम वेन नीन से शादी करने वाली हो? वेन नीन बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तभी उसके दोस्त की नज़र उसके हाथ पर पड़े ब्लैक कार्ड पर पड़ती है और वह बोलता है ये कार्ड कहाँ से लाई तुमने? जिस पर वेन नीन खोल देती है ये मुझे किसी ने दिया है। वेन नीन कहती है कि रिंग के बदले में मुझे वह रिंग वापस लानी है या कार्ड वापस करना है। जिस पर उसका दोस्त कहता है अच्छा, और जब तक आंटी को होश आएगा तब तक मैं यहाँ से अब्रॉड चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा फ्रेंच यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। मैं वहाँ अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस और ज़्यादा तैयारी करूंगी और एक अच्छी फाइन आर्ट की स्टूडेंट बनूंगी। मैंने टिकट भी खरीद लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इन सब चीज़ों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊंगी और कुछ दिनों में अपनी आंटी को भी लेकर जाऊंगी। वैसे तुम कहाँ जाने वाले हो? जहाँ पर उसका दोस्त बोलता है जहाँ तुम जाओ। वेन नीन मुस्कुराती है और कहती है फिर तो हमारी डील हुई। तुम भी देखना, जब तुम मेरे साथ चलोगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी पहले मैं ये रिंग के पैसे वापस कर दूं, जाकर रिंग वापस ले आऊं। तुम भी जाकर कुछ देख लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन कार्ड लेकर रोड पर जा रही होती है और खुश होती है कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के अनुसार हुआ है। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं, वह उसे पकड़ लेते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं। अगले सीन में जब वेन नीन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वह कहीं पर आ गई है और वहाँ पर वह वेन नीन के सामने खड़ी होती है। वेन नीन उसके बिलबोर्ड के सामने खड़ा होता है जहाँ पर उसने सारी प्लानिंग रख रखी होती है। वेन नीन कहता है बहुत खूब खेला तुमने, वैसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसी मासूम लड़की इतने बुरे तरीके से मेरे साथ खेल जाएगी। बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतने बड़े बड़े ट्रिक्स को यूज़ करते हुए देखकर। हैरान होती है कि वेन नीन को सब कुछ पता चल गया और अब वह बुरी तरह से फंस चुकी है। वेन नीन उसके पास आता है और कहता है बहुत अच्छी कोशिश की यहाँ से भागने की, पर मैं बता दूं तुम्हारी 365 दिनों की प्लानिंग अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तुम्हें अब मेरे कब्जे में रहना पड़ेगा। तुम्हारी यह टिकट फ्रेंच जाने की मैं फाड़ रहा हूँ। तुम मुझसे कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में बस एक ही फैमिली है और वह मैं हूँ, और तुम्हारी ज़िंदगी में बस एक ही इंसान है और वह भी मैं हूँ। और अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें कल मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर वेन नीन के दिमाग में उसकी आंटी, उसका करियर, उसका फ्यूचर सब चल रहा होता है जब वेन नीन ऐसी बातें बोल रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। तभी कहती है मैंने फ्रेंच की टिकट भागने के लिए नहीं खरीदी थी, मैंने यह हमारे लिए खरीदी थी, क्योंकि जो रिंग तुमने मुझे दी थी वह पुरानी हो गई थी और उस रिंग को रिपेयर कराने का मास्टर सिर्फ फ्रेंच में मिलता है। इसीलिए मैंने प्लेन की टिकट खरीदी थी। सोचा था कि शादी से पहले तुम्हें एक सरप्राइज दूं, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। वेन नीन एक बार फिर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है तुम उस रिंग को रिपेयर करवाना चाहती थी ना। और जब वेन नीन मासूम बनकर यह बोलती है और कहती है यह सब कुछ जो मैंने दीवार पर लिखा था वह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो तुम्हें भी मेरे ऊपर यकीन नहीं था, पर अब देखो सब सही चल रहा है। उम्मीद है तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन उसे उठाकर अंदर रूम में ले जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक वेडिंग ड्रेस खरीदी है। ये वही ड्रेस है जो तुम कल पहनो और यह सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाई है। इसे जल्दी से ट्राई करके आओ और हम पार्टी की तैयारी करते हैं।
वेन नीन वेडिंग ड्रेस को देखने लगती है और अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वेन नीन के कई सारे गेस्ट आए होते हैं। वेन नीन ऊपर से खड़ा खड़ा सबको घूर रहा होता है और देख रहा होता है। उसे पहली बार अपने घर में इतनी ज्यादा रौनक दिखाई देती है, लेकिन तभी उसे दूर से कोई और आता हुआ दिखाई देता है। वह उसके पिता और उसकी स्टेप मदर होती हैं, जिन्हें गार्ड्स बाहर रोक रहे होते हैं। लेकिन उसके पिता कहते हैं, हम यहाँ के ग्रूम के पिता हैं, हमें यहाँ पर नहीं रोका जा सकता। वेन नीन नीचे आते आते कहता है, वैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि आपका सिर्फ एक ही बेटा है, और अब यहाँ आकर मुझे अपना बेटा बता रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं। मुझे लगा था कि लोगों को बदलने में टाइम लगता है। वेन नीन अपने पिता से कहता है, वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे याद नहीं है कि मेरा कोई पिता था। यहाँ पर गेस्ट उसकी फैमिली ड्रामा को एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक से उसकी स्टेप मदर कहती है, वेन नीन, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया है। जिस दिन तुम हमारे फैमिली डिनर पर आए थे, मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट नहीं दे पाई थी। और तभी वेन नीन को उसकी स्टेप मदर के हाथ में वही रिंग दिखाई देती है जो उसकी माँ की थी और जो उसने वेन नीन को दी थी। वह रिंग देखकर वेन नीन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, यह रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसे वापस करो। जिस पर वह बोलती है, अरे तुम तो बड़े बेशर्म हो, तुम्हें यह मामूली सी रिंग चाहिए जिसकी कोई कीमत नहीं है, और ये सब तुम्हारे भाई ने मुझे लाकर दिया है। शायद ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से संबंधित है क्या? यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन का स्टेप ब्रदर आग लगाना शुरू करता है और कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ को कुछ पैसों की जरूरत थी, अब वह सीधे तुमसे मांग नहीं सकती थी, तो उन्होंने यह रिंग मुझे दे दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा भिखारी इस रिंग को खरीदेगा, पर फिर भी मैंने इस रिंग को बहुत ज्यादा मोटे दाम देकर खरीदा है। तभी वहाँ पर पंडित आ जाता है और कहता है, सभी को इनवाइट किया जाता है, ब्राइडल आने वाली है, सभी सेरेमनी होने का इंतजार करें। तभी गेट खुलता है और सभी वेन नीन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वेन नीन की जगह वहाँ पर असिस्टेंट आता है। सभी कहते हैं, असिस्टेंट ब्राइड की जगह पर क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट भागता हुआ आता है और कहता है, बॉस, मैडम वहाँ पर नहीं है, मैडम कहीं जा चुकी हैं। मैडम ने कहा था पर्सनल स्पेस चाहिए, 2 मिनट अकेला छोड़ो, और वहाँ से भाग गई। अब यहाँ पर सभी के सामने यह उम्र फैल चुका होता है कि वेन नीन की ब्राइड अकेला छोड़कर भाग गई है। अब वेन नीन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, पूरे मार्केट को ब्लॉक कर दो और पता लगाओ कि वह कहाँ गई है। यहाँ पर वह बीच सड़क पर ब्राइडल ड्रेस पहनकर भाग रही होती है और वह अपने ही कपड़े उतारकर फेंक देती है। तभी उसके पास एक गाड़ी रुकती है और वह गाड़ी उसके दोस्त की होती है, जो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने की बात करता है। लेकिन तभी वह इंटरनेट पर एक वीडियो मिलता है जो वेन नीन और उसकी फैमिली से संबंधित होता है। इनको पता चलता है कि वेन नीन का जो भाई उसके पास आया था, वह उसका रियल भाई नहीं बल्कि स्टेप ब्रदर है, और उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि वेन नीन अपने पिता का रियल बेटा नहीं है। बहुत ज्यादा हैरान होती है। वह अपने दोस्त से कहती है, गाड़ी वापस ले लो, मुझे वेन नीन के पास जाना है। लेकिन उसका दोस्त ऐसा नहीं करता और कहता है, आंटी को होश आ गया है, वह तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम आंटी से नहीं मिलना चाहोगी? ये सुनकर वह अपनी आंटी से मिलती है और उनसे बहुत सारी बातें करती है। उसकी आंटी खुश हो जाती है और कहती है, तुम दोनों अभी भी साथ हो, उम्मीद है कि तुम दोनों शादी कर रहे होगे। इस पर उसका दोस्त झूठ बोल देता है कि वह 2 दिन के अंदर शादी कर रहे हैं। वेन नीन अपने दोस्त पर नाराज होती है और कहती है, तुम्हें ऐसा घटिया झूठ आंटी से नहीं बोलना चाहिए था। जिस पर उसका दोस्त एक बार फिर उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है और कहता है, डॉक्टर ने बोला है कि आंटी की हेल्थ बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, अगर तुम उनसे झूठ नहीं बोलते तो कुछ भी हो सकता था कि वह दोबारा कोमा में चली जाती। अब मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। वेन नीन कहती है, तो मैं क्या करूं? जिस पर वह बोलता है, तुम्हें अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है और आंटी का ध्यान भी रखना है, तुम मुझसे शादी कर लो, आंटी का ध्यान मैं रख लूंगा। और वह जो रिंग तुमने वेन नीन की जगह उसके भाई को दी थी, वह रिंग का तुम अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त वेन नीन को हक कर लेता है और कहता है, बचपन से ही मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। लेकिन तभी दूर कोई इंसान उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जाकर सारी फोटो वेन नीन को दिखाता है और कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने हॉस्पिटल में किसी और इंसान के साथ देखा, क्या यही तुमसे कहना चाहती थी कि 4 साल के बीच तुम्हारी यही बॉन्डिंग बनी है? अब वेन नीन को वह फोटो देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम हैं जो वेन नीन के भाई से मिलने उसके घर जाती है और कहती है, मुझे रिंग वापस करो और यह लो अपने पैसे, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। जिस पर उसका भाई कहता है,
पर रिंग के बदले में मुझे क्या मिलेगा? और वह वेन नीन से गंदी डिमांड करता है। वेन नीन उसे बहुत उल्टा सीधा सुना देती है और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। तभी वहाँ कुछ लोगों को बुलाता है, जबरदस्ती करने लगते हैं। वह अपना कोट उतारकर वेन नीन को देता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम एक डेडिकेटेड पेंटर हो जिसे फ्रेंच यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेना है, पर तुम्हें पता है ना, मेरा भाई तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा, और तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, एक बार मुझे ट्राई करके देखो। जो के ऊपर भड़कने लगती है, जिस पर वेन नीन का स्टेप ब्रदर उससे कहता है, मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी हैं, तुम्हारे अंदर एक रियल टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि वेन नीन इस टैलेंट को आगे तक जाने देगा। बिल्कुल भी नहीं, मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें फ्रांस तक पहुंचा दूंगा, मुझे पता है तुम्हें वहां एडमिशन चाहिए, तो मेरी बात समझ रही हो ना। तब तक वहां पर वेन नीन आ जाता है अपने गार्ड्स के साथ, और यहाँ पर वह जो को बुरी तरीके से टच कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता, मेरा भाई एक नंबर का लालची इंसान है, उसे दूसरों की कभी नहीं पड़ी होती है, इसलिए मेरे फादर ने उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। अब और यहाँ पर वेन नीन के स्टेप ब्रदर को धक्का देती है और कहती है, लालची वह नहीं तुम हो, तुम तो एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, तुम यह सब कुछ वेन नीन से कंपटीशन करने के लिए कर रहे हो, ना कि तुम मुझसे बेहतर हो। लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, तुम मुझसे बेहतर कभी भी नहीं बन सकते हो, वह तुमसे 1000 लाख गुना अच्छा है, उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तब तक वहाँ पर वेन नीन आ जाता है और वह जो को उसका कोट पहना हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपने ब्रदर का कोट निकालकर नीचे फेंकता है और अपना कोट उसे देता है और उसके बाद अपने भाई से कहता है, दोबारा से जो के आसपास आने की हिम्मत मत करना, जिस पर हम देखते हैं कि उसका ब्रदर उसे कहने लगता है कि इन सारी चीज़ों का इनिशिएटिव मेरी सिस्टर इन लॉ ने खुद लिया, मैं उसके पास नहीं आया था, वह खुद मेरे पास चलकर आई थी और देखो अभी भी यहीं रुकी हुई है। जो हैरान होती है कि अभी भी वह झूठ बोल रहा है और बकवास कर रहा है और उसके और वेन नीन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वेन नीन उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वह जो से कहता है कि चलो यहाँ से, जो कहती है 1 सेकंड रुको, और हम देखते हैं कि वह वेन नीन के स्टेप ब्रदर को टच करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर वेन नीन को गुस्सा आ रहा होता है, उसका भाई हंस रहा होता है और जहाँ पर उसकी जेब से वेन नीन की मॉम की दी हुई रिंग निकलती है और उसके मुंह पर उसके पैसे फेंक कर मार दिया और कहती है, दोबारा धोखा देने से पहले किसी और का नाम यूज़ मत करना, अपने दम पर धोखा देना, किसी और पर डिपेंड मत होना और किसी और को अपने बीच में मत लेकर आना। वैसे भी तुम्हारी घटिया ट्रिक्स तुम्हें मुबारक हो, हम लोगों से दूर रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली आती है, लेकिन वेन नीन के स्टेप ब्रदर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वह कह रहा होता है कि अब जो के बारे में और कुछ जानने में भी बहुत मज़ा आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेन नीन और जो गाड़ी के अंदर होते हैं, जहां पर जो वेन नीन को सारी सच्चाई बता रही होती है कि कैसे उसकी आंटी की ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और वह वहां पर आ गया था। उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, वेन नीन का नाम लिया, उसका ब्रेन वॉश किया और उसे रिंग के बदले में वह कार्ड देकर चला गया। पर उसने प्रॉमिस किया था कि वह कार्ड से एक भी पैसा यूज़ नहीं करेगी और इसीलिए वह उस कार्ड को वापस देकर वेन नीन की मॉम की रिंग वापस लेने चली गई। वेन नीन यहाँ पर उसकी बात सुन रहा होता है पर उससे कहता है, तो मुझसे भी तो पैसों की मांग कर सकती थी। जो कहती है, मेरी हिम्मत नहीं हुई, पहले ही तुमसे ज़्यादा पैसे ले चुकी थी ना, लगे कि तुम्हारे पास सिर्फ मैं पैसों के लिए हूँ, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा। यहाँ पर वह बोलता है, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? जो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और न मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। वेन नीन को गुस्सा आ रहा होता है उसकी यह बात सुनकर, क्योंकि वह चाहता था कि जो उससे शादी करे, उसके साथ रहे, पर और जहाँ पर साफ साफ इनकार कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन नीन से बोलता है कि तुम्हें पता है ना, अगर मैं तुम्हें भी ढूंढता नहीं तो वह तुम्हारे साथ क्या करता और तुम्हारा क्या हाल होता। जिस पर जो कहती है, मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो। जो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मैं उस होटल में काम किया करती थी और तुमने ही वहाँ पर हम वर्कर्स के लिए फ़ूड का अरेंजमेंट कर पाया था, पर कुछ खाने के लिए मैं खुद को बेच नहीं सकती हूँ। जिस पर वेन नीन बोलता है, क्या वह मेरे एफर्ट्स कम थे? मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा। जो कहती है, वह सब मेरी प्लानिंग थी, तुम्हारी लाइफ में आना तो मैं बर्बाद करके जाना, और मेरी रियल लाइफ तुम्हारी लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, तो मुझे मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ।
वेन नीन यहाँ पर उसे जबरदस्ती किस भी करता है, पर जो उससे कहती है इन सब चीज़ों के बाद भी वह उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। अब यहाँ पर वेन नीन को गुस्सा आ रहा होता है। जो उसे कहती है उसकी शादी होने वाली है और उसने उससे जो भी पैसा लिया वह सब कुछ ऐसे वापस कर देगी, और अगर वह वापस नहीं कर पाई तो वह मरना कबूल करेगी। लेकिन अभी वह वेन नीन के साथ बिल्कुल भी रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर वेन नीन गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और इस गाड़ी से नीचे उतर जाती है। और उसके बाद वेन नीन से वह बोलती है कि आज के बाद हमारे बीच कुछ भी नहीं है ना, तुम मुझे जानते हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वेन नीन उसे देखता रह जाता है, पर वह कुछ नहीं कर पाता। अब वह चुपचाप से घर आ जाता है। घर आकर वह जो के रूम में जाता है, जहाँ पर वह उसे महसूस करने की कोशिश करता है और उसकी हर एक याद को देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर वह जो को हर तरीके से महसूस कर रहा होता है और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा होता है कि कैसे वह घर आया करता था और उसके पास में रहती थी और वह उसी के बिस्तर पर सो। अगले दिन उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, बॉस क्या हुआ, आपकी आंखें बहुत सूजी हुई लग रही हैं, लग रहा है रात तक आप सो नहीं पाए। ऑनवेन नीन के हाथ में उसकी मॉम की दी हुई अंगूठी होती है जो से लेकर आया होता है और उसी को देख रहा होता है। वेन नीन बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, और क्या मैं उसके लिए अच्छा नहीं था। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस ऐसी बात नहीं है, पर मैडम आपको पहचान नहीं पाई, आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर आ जाता है और उसके रूम में घुस रहा होता है। वेन नीन बोलता है, इसको यहाँ से निकालो। उसका ब्रदर बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी बात सुनो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह वेन नीन से बात करना शुरू करता है और कहता है, तो मैंने लगा कि जो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, पर वह तो मुझे इतने सालों में सिर्फ बेवकूफ़ बनाती रही। दरअसल वह किसी से शादी कर रही है और उसका इन्विटेशन कार्ड मेरे पास है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह वेन नीन के मुंह पर उस इन्विटेशन कार्ड को फेंक कर मारता है और कहता है, इस ट्यूसडे उसकी शादी किसी से हो जाएगी और तुम बस बैठकर उसके गम में रोते रह जाओगे। क्या यह चीज़ तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छी है? मुझे लगा था कि मेरे ब्रदर की शादी हो जाएगी, मेरे पास भी एक सिस्टर इन लॉ होगी, पर आपने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब देखो जो किसी और से शादी कर रही है। क्या हुआ, आपको कुछ इनविटेशन कार्ड वगैरह नहीं दिया उसने? ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, मैंने उम्मीद नहीं की थी सब कुछ आपके साथ होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, उसने ऐसा कर लिया है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर जो अपने ब्राइडल रूम में बैठी होती है, एक ब्राइड की तरह सजी हुई। तभी बाहर उसे किसी के होने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि बाहर उसकी आंटी है, और वह यहाँ तक अकेली कैसे आई उसे भी नहीं पता। और वह अपनी आंटी से कहती है, आपको यहाँ तक अकेला नहीं आना चाहिए था, आपकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, अभी आपकी सर्जरी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। उसकी आंटी उसे देखती है और कहती है, जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी किसी की ब्राइड बनूंगी, पर किस्मत ऐसी हुई कि मेरी किसी से शादी नहीं हो पाई। और अब तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है, क्योंकि तुम्हें शादी करता हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ऐसी वेडिंग ड्रेस मुझे भी हमेशा से पहननी थी। उम्मीद है कि तुम अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगी और उसके साथ सेफ रहो, और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो होती है वह अपनी आंटी के साथ अब अपने दोस्त के साथ शादी करने के लिए एंट्री लेती है। उसके फादर आते हैं, उसकी आंटी को साइड पर ले जाते हैं और उसे स्टेज पर जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो की आंटी और उसके फादर दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है अब तो लाइफ में कुछ देखने को नहीं बचा। उनकी बेटी की शादी उनके लिए सबसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट है। इधर जो का फ्रेंड उसकी तरफ देख रहा होता है, जो की नज़र उसकी आंटी के ऊपर टिकी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है। ये मैसेज उन लोगों का होता है जिनसे उसने इतने सारे पैसे लिए होते हैं और वे लोग उससे पैसे वापस मांग रहे होते हैं। लेकिन वह यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन चेंज करके और उनसे कहता है, शादी की सेरेमनी शुरू करो, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वेन निन आ जाता है, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि उन्होंने वेन निन को कुछ भी इनविटेशन कार्ड नहीं दिया होता है। वेन निन यहाँ पर अपने स्टेप ब्रदर के साथ आया होता है और यहाँ पर जो का फ्रेंड होता है वह उसे अपने पीछे छुपाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वेन निन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर करेगा।
वेन नीन यहाँ पर जो और उसके फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों को शादी मुबारक हो। और यहाँ पर वह जो की आंटी की तरफ देखता है और कहता है कि आप उसकी आंटी हैं ना। उम्मीद थी कि जो आपसे ज़रूर मिल पाएगी, पर उसने कभी मिलवाया नहीं। वैसे मैं जो का दोस्त हूँ, उसे कई टाइम से जानता हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि जो घबराने लगती है कि कहीं वह उसकी आंटी को सारी सच्चाई न बता दे, और इसलिए अब चुपचाप से वहीं बैठ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों से बोला जाता है कि शादी की सेरेमनी शुरू की जाए, और ये लोग एक दूसरे को रिंग पहनाने लगते हैं। लेकिन तभी जो के पास में जो रिंग आती है वह वेन नीन की मॉम की होती है, और ये वेन नीन की तरफ से गिफ्ट होता है, और वह स्माइल कर रहा होता है, जिस पर अब जो वेन नीन की मॉम की रिंग अपने हाथ में पहन लेती है, उसका दोस्त उसे पहना देता है। जो अपनी आंटी को दिखाने लगती है ताकि यह खुशी उन्हें मिले। उसे लग रहा होता है कि यह सब कुछ फेक है, लेकिन इन रियल उसका दोस्त उसके ऊपर चीट कर रहा है। उसने ये शादी रियल में कर ली है। उसके बाद अब इन दोनों को किस करने के लिए बोला जाता है, जिस पर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब जो को लगता है कि उसका फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए वह डिसाइड करती है कि वह बिल्कुल शांत रहेगी। तभी उसका फ्रेंड उसके गाउन में ऐसे वेल उठाता है और अपने ऊपर डाल लेता है, और उसके बाद जो को लगता है कि वह यह सब कुछ प्रिटेंड करेगा। वेन नीन को यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बस एक्ट नहीं करता है, वह सच में जो को किस कर लेता है, और वेन नीन को यकीन नहीं होता और सभी खुश होने लगते हैं। और यहाँ पर जो का फ्रेंड उससे प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा उसकी साइड पर रहेगा, और यहाँ पर जो हैरान होती है। सभी उन्हें नए ब्राइड और ग्रूम को कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं। सबसे पहले अपनी आंटी और जो के फादर के पास जाते हैं। जो की आंटी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और यहाँ पर वह जो के फ्रेंड से कहती है, तुम्हें मेरी डॉटर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर लिया है। उसके बाद अब यह जाते हैं वेन नीन और उसके स्टेप ब्रदर की तरफ, लेकिन उन्होंने कंग्रेचुलेशंस करने की जगह इन्हें ताना मारना शुरू कर दिया, और कहने लगते हैं कि अगर तुमसे वह गलतियाँ न हुई होती, आज इसकी जगह तुम्हारे साथ मैं होता, और शायद यह रात मेरी लाइफ की सबसे बुरी रातों में से एक हो गई है, जो मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो का फ्रेंड होता है वह बोलने लगता है कि मेरी वाइफ से सही से बात करें, मैंने आपको उसे कंग्रेचुलेशंस बोलने के लिए बुलाया है, और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए ना, कि फालतू की बकवास करने के लिए। और यहाँ पर अब उसका फ्रेंड टेंशन में आने लगता है। अगले सीन में हम वेन निन को देखते हैं जो कि घर में होता है, और वह यहाँ पर अपनी कंपनी के कुछ रिकॉर्ड और मार्केट प्राइस चेक कर रहा होता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसे वहाँ से कई सारे पैसे मिलने वाले थे, पर उसके बोनस अमाउंट को डिले कर दिया गया। और इसी बीच उसका जो हस्बैंड है, उसने कई लोगों से कर्जा ले लिया है, और बहुत जल्दी लोग उसे वहाँ से लेने आएंगे। इधर हम देखते हैं कि जो अगले दिन अपने फ्रेंड से मिलती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आंटी कैसी है, सब कुछ ठीक हो रहा है ना? क्या तुम मेरे साथ फ्रांस चलना चाहोगे, जैसे कि हमारी कंडीशन ही शादी के बाद की? जिस पर उसका दोस्त कहता है कि जो मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हारे साथ फ्रांस नहीं चल पाऊंगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है। मुझे पता है कि तुम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, बट मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकता। मुझे अभी यहाँ पर रहना है, कुछ मेरे पुराने काम हैं, उन्हें ख़त्म करना है, और तुम चली जाना। जो हैरान होती है और उसे बहुत बुरा लगता है, और उसे लगता है कि उसके दोस्त ने भी उसके ऊपर चीट कर दिया, और वह बोलता है। जो कहती है ऐसा नहीं है। जो बोलती है, तो इतने साल तक जॉब सेक्शन और जो एफर्ट्स तुम मेरे लिए दिखा रहे थे वह एक ड्रामा था, मैं समझ चुकी हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त बोलता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी चीज़ चल रही है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। और जिससे बोलती है तो पहले उसी को सुलझा लेते हैं। मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अब इनके बीच में बहस होने लगती है, और जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया, क्योंकि पहले कहीं कंडीशन में उसने ये चीज़ बोली होती है कि वह जो के साथ उतनी दूर तक जाएगा, पर अभी उसने सब कुछ मना कर दिया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलती है, ठीक है, आंटी के ट्रीटमेंट में तुमने जितने भी पैसे दिए हैं, मैं सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त बोलता है, दरअसल जो तुम्हारे कंपटीशन से बोनस अमाउंट मिलने वाला है, उसे लेने के लिए मैंने एफआईआर में अप्लाई कर दिया है, वह बोनस अमाउंट मेरा होगा। जो बोलती है, ठीक है,
और हम देखते हैं कि के पास किसी का कॉल आता है और वह उसे बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, तुम हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उससे कहती है क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, जिस पर उसका दोस्त बोलता है हम बाद में मिलते हैं और उन पैसों को अपने पास रखना, उसे अपना अमाउंट समझ कर रखना, बिल्कुल भी खोना नहीं। जो गुस्से से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जो वहाँ से जाती है उसके दोस्त के पास गाड़ी से निकलकर कुछ लोग आते हैं जो उसे कहते हैं बहुत हुआ, तुमने नौटंकी करके रख लिया, और वहाँ से मारना शुरू कर देते हैं और वह उसे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। दूर गाड़ी में बैठा वेन्निन यह सब देख रहा होता है और उसे कहानी समझ में आ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को पता होता है कि इस लड़के ने किसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी की है और वह समझ जाते हैं कि इसने वह सारे पैसे किसी लड़की के लिए लिए होते हैं। और यहाँ पर इस लड़के को वह एफर्ट्स याद आते हैं जिसमें जो ने अपनी स्कूल की फीस पे न करके इस लड़के की ग्रेजुएशन की फीस पे की होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वह पेंटिंग से अपना कैरियर बना सकती है, पर इसको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जा रही होती है उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन तभी वह पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ पर उसके दोस्त को कुछ लोग पीटते हुए दिखाई देते हैं। और जब तक जो उसके पास पहुँचती है तो वह लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और इधर उधर फ़ोन करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसके पास वेन्निन का कॉल आता है और उससे कहता है अगर तुम अपने हस्बैंड को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। जो तैयार हो जाती है और वह सीधा जाकर उसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और वेन्निन उससे बोलता है तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता लगाया, ये कैसा इंसान है। जो बोलती है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ों के पीछे तुम थे। वेन्निन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसे जैसे छिपकली जैसे इंसान को मरवाने के लिए इतनी बड़ी ट्रिक क्यों खेलनी पड़ेगी। और वह उस पर भड़कने लगती है और वेन्निन उससे कहता है अगर तुम सच में उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और आज रात मेरे साथ रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब कुछ नहीं कर पा रही होती है, वेन्निन उसे अपने घर ले आता है, उसे खाने के लिए खाना देता है, पर जो खाने से मना कर देती है। और यहाँ पर वेन्निन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह अभी भी अपने हस्बैंड के लिए लॉयल बैठी है, जबकि इतनी घटिया सिचुएशन में है। वह बहुत बुरी हालत में वहाँ पर जो पहुँच जाती है और वह वेन्निन को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। अगले दिन और जो सब नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करती है, वह वेन्निन के पास जाकर ब्रेकफास्ट करती है और उससे कहती है मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे लिए कब तक एफर्ट्स डाल सकते हो। और उसके बाद वह वेन्निन के साथ बाहर घूमने भी जाती है, लेकिन तभी उसका अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। वह वेन्निन से हॉट वाटर मांगती है और जब तक वेन्निन उसके लिए हॉट वाटर लेने जाता है वह वहीं पर किसी दीवार से भिड़ जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उसके पास से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है और अगले सीन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेन्निन को पता चलता है कि जो यहाँ से हॉस्पिटल चली गई है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा इस बार बच गया। अगर वह दोबारा से इतनी केयरलेस रही तो कुछ भी हो सकता है, जिस पर जो हैरान होती है। जब तक वेन्निन वहाँ पर आता है वह वहाँ से जा चुकी होती है और उसे नर्स के थ्रू पता चलता है कि उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया। वेन्निन बुरी तरीके से टूट जाता है, ऐसे मानो कि उसके अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई हो। और यहाँ पर अब हम देखते हैं लास्ट का सीन, जहाँ पर जो को वेन्निन का स्टेप ब्रदर कहीं दूर ले जाता है और उसे समझा रहा होता है कि लाइफ में एक ही बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी रिच इंसान से शादी करने की, पर तुमने उसकी जगह अपना करियर चुना। यह एक बहुत सही बात है। और अब हम लास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स का एक एग्जीबिशन लगा होता है और उसमें एक बहुत बड़े पेंटर का नाम आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर उस पेंटर को बुलाया जाता है और पता चलता है कि वह कोई और नहीं जो है। और यहाँ पर जो दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यह इनकी आखिरी मुलाकात होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।